यो लेजेंड्स बैक अगेन। देखो यार, एकोन डिस्को एक्स की एडिट्स टॉप टियर है, पर तुम्हारी साइड से वो हाइप मिसिंग है। अगर सपोर्ट लो रहेगा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? इस बार स्क्रीन तोड़ दो, लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। लेट्स डाइव इन। सबको लगता है एडिटिंग आसान है, मैं अपनी हर वीडियो में जान डालती हूँ, पर तुम लोग साइलेंट व्यूअर्स बांध के निकल जाते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, सपोर्ट दिखाओ। अगर ऐसे ही नेक्स्ट लेवल कंटेंट चाहिए, स्टार्ट करते हैं। मेरी 7वीं एंट्री है, लेकिन यादें अभी भी पिछली 6 बार की बची हैं। मैं इस दुनिया में हमेशा एक नंबर के सिंप विलेन की तरह आता हूँ। इस बार मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि मैं उस फीमेल प्रेसिडेंट को गॉड ऑफ वॉर ड्रैगन का घमंड क्यों बोलता था। अब मैं ये फालतू गेम नहीं खेलूंगा, लेकिन जब मैं पोज मार रहा था और वो सबके सामने मुझसे सरेआम रिश्ता तोड़ने को तैयार थी, तब किसे पता था कि पासा ही पलट जाएगा और वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगेगी। मेरी शादी पक्की कर दी गई है और मैं तो बस एक चूतिया मोहरा था। गॉड ऑफ वॉर की बड़ी बहन पहले ही हाथ में चाकू लेकर निकल चुकी है और प्लॉट इस तरह तो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए था। अब मैं लू फैमिली की बिजनेस कॉकटेल पार्टी के एक कोने में अपने पूरे शरीर को झटके के साथ होश में लाता हूं। मेरी आंखों में अभी भी पिछले जन्मों की खौफनाक यादें बची हैं, जब उस खूनी मायाजाल को लॉन्ग एओटियान ने एक ही थप्पड़ में चकनाचूर कर दिया था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, सोल स्टेबिलिटी डिटेक्ट हो गई है और प्लॉट सिस्टम दोबारा रीलोड हो चुका है। करंट वर्ल्ड है गॉड ऑफ वॉर फ्लावर कैपिटल ग्रुप फ्रेग्रेंस स्पेक्ट्रम और मैं हूं लू ग्रुप का वारिस लू चेंगवेन, जो कि नंबर 1 विलेन और सिर्फ एक मोहरा है। हमारी हीरोइन है लेंग किंगचियो, जिसका मैं पिछले 3 सालों से सीनियर चाटुकार हूं। यहाँ जिंदा रहने का एकमात्र गोल है फिनाले तक पहुंचना। अगर सक्सेस मिली तो रिवॉर्ड में असली दुनिया में वापसी होगी और मां की जानलेवा बीमारी का पक्का इलाज मिलेगा, लेकिन फेल होने की पेनल्टी है आत्मा का पूरी तरह से खात्मा। पहली 6 बार मैं श्याओ रैन, ये फेंगशु, फेंग चेन, श्याओ रिचेंग और लॉन्ग एओटियान के हाथों मारा गया हूं और मेरी मौत हर बार पहले से ज्यादा दर्दनाक होती गई। इस बार भी गॉड ऑफ वॉर फ्लावर सिटी का प्रोटैगनिस्ट वही लॉन्ग एओटियान है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहानी को तेजी से अपने दिमाग में रिवाइज करना शुरू किया। आज चैप्टर 9 चल रहा है, यानी सगाई के फंक्शन में बेइज्जती का सीन। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं और लेंग किंगचियो सगाई अनाउंस करते वक्त उसे अपनी तरफ खींचेंगे, तभी लॉन्ग एओटियान हीरो बनकर एंट्री मारेगा और आते ही मेरी तीनों टांगे तोड़ देगा। इसके बाद लेंग किंगचियो सबके सामने सगाई तोड़ देगी और सीधे उसकी बाहों में जा गिरेगी। फिर मैं पूरे शहर का मजाक बन जाऊंगा, लू फैमिली दिवालिया हो जाएगी और मैं सड़कों पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस बार तुम्हारा भाई किसी भी कीमत पर आखिर तक जिंदा रहेगा और सिस्टम का रिवॉर्ड लेकर अपनी मां का इलाज कराएगा। तभी मैंने अपनी गाड़ी को ठीक किया और एक गंभीर चेहरे के साथ पीछे घूमा। जैसे ही मैं मुड़ा, एक मस्त ठंडी खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। लेंग किंगचियो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी स्किन एकदम मक्खन जैसी चमक रही थी, आंखें कतई कातिलाना थीं और उसकी ड्रेस उसके परफेक्ट एस शेप फिगर को उभार रही थी। मानना पड़ेगा भाई, पहली हीरोइन होने के नाते उसकी खूबसूरती एकदम बवाल थी। ये देखते ही मैंने जबरदस्ती चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, लेंग किंगचियो ठंडे लहजे में बोली, मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी, तुम भूल जाओ। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मैं मुस्कुराया और तुरंत मान गया। मैंने मन ही मन सोचा, बहन जल्दी मेरा पत्ता काट, मुझे तुझसे सगाई नहीं करनी, मुझे अभी कुछ साल और जीना है। वो दिखने में तो जहर है और फिगर भी एकदम कड़क है, लेकिन अफसोस कि ये एक बिना दिमाग की हीरोइन है जिसे लॉन्ग एओटियान चूतिया बना देता है। ये न सिर्फ दूसरों के हरम का हिस्सा बनने को तैयार हो जाती है, बल्कि लेंग परिवार की पीढ़ियों का बिजनेस भी उस भिखारी पर लुटा देती है। ये सुनते ही लेंग किंगचियो का दिमाग अचानक ठनका। ये कौन बोल रहा है? क्या लॉन्ग एओटियान ही जीतेगा? आखिर लॉन्ग एओटियान है कौन? मेरा बॉडीगार्ड। क्या मैं अपनी पूरी जायदाद हरम चलाने वाले एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को दे दूंगी? क्या फ्यूचर में इतनी बड़ी बेवकूफी करूंगी मैं? लेंग किंगचियो ने मुझे शक भरी नजरों से देखा, जैसे किसी पागल को देख रही हो। इस बंदे ने 3 साल तक मेरे पीछे चक्कर काटे, यहां तक कि अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल करके मुझसे जबरदस्ती सगाई करने की कोशिश की। और अब अचानक इसे क्या हो गया? मैं उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी अंदर ही अंदर गालियां बक रहा था। बेवकूफ औरत, मैं सगाई तोड़ने के लिए राजी हूं। अब तुझे और क्या चाहिए? जल्दी से सगाई कैंसिल कर, वरना लॉन्ग एओटियान अभी बाहर आ जाएगा और मेरी टांगे सलामत नहीं रहेंगी। लेंग किंगचियो ने सोचा, ये कीड़े मकोड़े जैसी हरकत करने वाला विलेन कोई नई चाल तो नहीं चल रहा। नहीं, मुझे जल्दी से बोलना होगा कि मैं इस शादी के खिलाफ हूं और उसे पछताने का एक भी मौका नहीं देना चाहिए। ये सोचते ही मेरा बाहरी लहजा एकदम सच्चा और संस्कारी बन गया। मैंने कहा, किंगचियो, मैंने अभी काफी देर तक इस बारे में सोचा। तुम सही कह रही हो, जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं, इसलिए
मैंने सगाई तोड़ने का फैसला किया है। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, लेंग किंगचियो के कानों में मेरे दिल की आवाज फिर गूंजी, जल्दी कर, और जाकर अपने लॉन्ग एओटियान को गले लगा, उस लौंडे के जूते चाट और उसे अपना हीरो बोल। इस लड़की को लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जबकि सच तो ये है कि ये लॉन्ग एओटियान के कसाई खाने का आधा पका हुआ मांस है। बस मैं ही पालतू में बीच में कूद रहा हूं। ये सुनते ही लेंग किंगचियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया और आंखों में भयंकर आग सुलगने लगी। लेंग किंगचियो को इस तरह गुस्से में देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा, इन बेवकूफ लड़कियों को आखिर दिक्कत क्या है। मैं शादी करने से मना कर रहा हूं, फिर भी इतना गुस्सा। लेकिन भाई, ये लॉन्ग एओटियान की बंदी है, इससे पंगा नहीं ले सकते। चलो अच्छा है, हेरोइन का दिमाग वैसे भी घुटने में है, आसानी से मान जाएगी। मैंने तुरंत एक झूठी मुस्कान बिखेरी और कहा, चलो चलकर बड़ों को यह बात साफ साफ बता देते हैं, आराम से चलते हैं। ये सुनकर लेंग किंगचियो पीछे मुड़ी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। मन ही मन वो सोच रही थी, तुमने ही तो ये सब किया है। पूरे 3 साल तक तुम मुझे रोज गिफ्ट देते थे, जब कोई काम नहीं होता था तो मेरे आगे पीछे घूमते थे, और अब मन ही मन मुझे मंद बुद्धि बोल रहे हो। ये भी कह रहे हो कि मेरे दिमाग में छेद है। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं भी जल्दी जल्दी उसके पीछे हो लिया और राहत की सांस ली। चलो काम बन गया, बस बड़ों के सामने सब साफ करना है। जब लॉन्ग एओटियान आएगा और देखेगा कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, तो वो सीधे आकर मुझे नहीं पीटेगा, क्योंकि वो अपने सच्चे और नेक हीरो वाले कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। कितना बढ़िया है, मैं फाइनली इस बड़ी आफत से बच जाऊंगा। लेंग किंगचियो आगे चल रही थी और उसे मेरे दिल की एक एक बात साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी रफ्तार और तेज होती जा रही थी और गुस्से के मारे उसके नाखून उसकी हथेली में धंस रहे थे। अंदर वाले हॉल में दोनों के पेरेंट्स शादी के बाद के बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे और हमें देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। ये देखकर मैंने लेंग के माता पिता को झुककर प्रणाम किया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, मैंने सीधे कहा, अंकल आंटी, मम्मी पापा, मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। मैंने किंगचियो से बात कर ली है, हम सगाई नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही मेरे पापा का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और वो बोले, चेंगवेन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये सुनकर मैंने दुखी होने का नाटक किया और अपना सीना पीटते हुए बेहद सच्चे लहजे में कहा, मम्मी पापा, अंकल आंटी, मैं सीरियस हूं। मैं पहले ना समझ था और सिर्फ जिद करना जानता था। लेंग किंगचियो समझदार, बहादुर और ताकतवर है। ऐसी बेहतरीन लड़की को उसी से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करती है। मैं इतना मतलबी नहीं हो सकता कि उसकी पूरी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर दूं। मेरी बातें इतनी सच्ची लग रही थीं कि खुद मैं भी इमोशनल हो गया। मैं तो त्याग की मूरत बन रहा था। इस एक्टिंग के लिए ऑस्कर तो बनता है बॉस, लेकिन मेरे दिल में चल रहा था, धत तेरी की, पीढ़ियों की जायदाद आखिर में उस लॉन्ग एओटियान को मुफ्त में मिल जाएगी। लेंग किंगचियो मेरे बगल में खड़ी होकर मेरे दिल की बातें सुन रही थी और गुस्से के मारे उसके फेफड़े फटने वाले थे। मेरे पापा मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मैंने कोई भारी कांड कर दिया हो। वो किंगचियो की तरफ मुड़े और बोले, किंगचियो, इसका क्या मतलब है? क्या इस कमीने ने तुम्हें फिर से धमकाया है? तुम अपने अंकल को बताओ, अंकल तुम्हारी तरफ से फैसला करेंगे। इसके बाद सबकी नजरें लेंग किंगचियो पर टिक गईं और मैं उसकी तरफ पागलों की तरह आंखें मटकाने लगा। मैं मन ही मन चिल्लाया, ओए बड़ी बहन, जल्दी से हाँ में सिर हिला दे और बोल दे कि तू सगाई तोड़ने के लिए तैयार है। जल्दी कर, बुद्ध बनकर मत खड़ी रह। तभी किंगचियो के लाल होंठ थोड़े मुड़े और उसने एक ऐसी कातिलाना मुस्कान दी जो किसी को भी दीवाना बना दे। उसने कहा, अंकल आंटी, मम्मी पापा, मैं भाई चेंगवेन से सगाई करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और लेंग किंगचियो को देखने लगा। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, अरे बड़ी बहन, ये क्या बकचोदी है। तू लॉन्ग एओटियान के हरम की बंदी है, तुझे तो उसके जूते चाटने चाहिए। तू ऐसा करेगी तो मैं मारा जाऊंगा। लेंग किंगचियो मेरे दिल की ये बातें सुन रही थी और उसके होठों के कोने पर एक ताने भरी मुस्कान आ गई। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और मन ही मन सोचा, तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? तुमने 3 साल तक मुझे परेशान किया और अब इतनी आसानी से पल्ला झाड़ रहे हो? ऊपर से मुझे 2 कौड़ी का बता रहे हो? आज तो मैं बस तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो लॉन्ग एओटियान नाम का सिक्योरिटी गार्ड मुझे अपने हरम में कैसे खींचता है। उनकी बात खत्म होते ही दोनों परिवार के बड़े फिर से खुशी खुशी बातें करने लगे और मैंने लेंग किंगचियो को एक कोने में खींचकर घबराते हुए कहा, किंगचियो, क्या आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? ये सुनकर वो ठंडे लहजे में बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, ठीक है, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम ये सगाई भी नहीं कर सकते। लेंग किंगचियो मुझे पसीने पसीने होते और घबराते हुए देख रही थी और उसे अंदर से बड़ा मजा आ रहा था। मैं तो बस तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हूँ, दुष्ट कहीं के। जब किंगचियो कुछ नहीं बोली तो मैंने फिर से घबराकर कहा, किंगचियो, तुम बड़ों के दबाव में आकर ऐसा कर रही हो क्या? तुम बताओ, मैं तुम्हें बकवास लगता हूँ या नहीं? चिढ़ होती है ना मुझसे? नफरत करती हो ना? क्या मैं महाघटिया हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ,
महाघटिया हो, फिर भी मैं तुमसे सगाई करना चाहती हूँ। ये सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। मुझे अचानक लगा कि मैं इस औरत को खाक भी नहीं जानता। इस बीच दोनों परिवारों ने डील पक्की कर ली थी और उन्होंने हमें खुशी खुशी गले लगाया और छोटे गार्डन की तरफ स्टेज पर भेज दिया। मुझे पूरे समय बस धकेला जा रहा था और लेंग किंगचियो स्टेज पर मेरे साथ खड़ी थी। मैंने सोचा, क्या ये आफत इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी? बस कुछ ही मिनटों की बात है। लॉन्ग एओटियान अभी चिल्लाते हुए बाहर आएगा, मेरी तीनों टांगे तोड़ेगा और लेंग किंगचियो को छीन कर ले जाएगा। ओ भाई, कहां फंस गया? फिर से वही मौत। ये एक ऐसी आफत है जिससे मैं बच ही नहीं पा रहा हूं। सब कुछ पता होने के बाद भी क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? लेंग किंगचियो मेरे बगल में खड़ी थी और उसे मेरे दिल की हर एक बात साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसके दिल का शौक भी गहराता जा रहा था। इस बंदे को सच में पता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या लॉन्ग एओटियान सच में तभी एंट्री मारेगा जब एंकर सगाई का अनाउंसमेंट करेगा? तभी एंकर बहुत एक्साइटेड होकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लू एंड लेंग परिवार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सुनाने का मौका मिला है। लू परिवार के बड़े बेटे लू चेंगवेन और लेंग परिवार की बेटी लेंग किंगचियो की सगाई अगले महीने की 10 तारीख को होने जा रही है। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे इस शादी से ऐतराज है। ये सुनते ही मैं कांप उठा और मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया, लो भाई, खत्म कहानी। अब मेरी टांगें गईं। वहां मौजूद मेहमानों में खलबली मच गई और सब आवाज की तरफ देखने लगे। भीड़ एक तरफ हो गई और ब्लैक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में एक आदमी कदम कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उसका चेहरा खूंखार था, आंखें बाज जैसी तेज थीं और उसमें एक फौजी वाला एटीट्यूड था। वो अमीर लोगों के बीच बिल्कुल अलग थलग लग रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग एओटियान था। उसे देखकर सब दंग रह गए और लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या ये कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड है? ये साला पागल है क्या जो लू एंड लेंग परिवार की सगाई का विरोध करने की हिम्मत कर रहा है? इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? एंकर ने उसे देखा और गार्ड्स को इशारा किया, इस मामूली गार्ड को यहां से बाहर निकालो। लेंग किंगचियो ने मुझे देखा। वो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि इस बंदे ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। लॉन्ग एओटियान पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ आया। मैं तुरंत उसे धक्का देकर दूर करना चाहता था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसने मुझे ही स्टेज से नीचे फेंक दिया। ये देखकर लू परिवार के लोग गुस्से में आ गए और बोले, लॉन्ग एओटियान, तेरी ये हिम्मत, तू कर क्या रहा है? ये सुनकर लॉन्ग एओटियान ने लेंग किंगचियो के दोनों कंधों को पकड़ लिया और बोला, किंगचियो, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम पर दबाव नहीं बनाने दूंगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खुद के हाथों में होनी चाहिए। लेंग किंगचियो ने झटके से उसका हाथ हटाया और कहा, लॉन्ग एओटियान, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, हमारे पारिवारिक मामलों में टांग अड़ाने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लॉन्ग एओटियान बोला, किंगचियो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, डरो मत, आज मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं एक कोने में खड़ा होकर लगातार सिर हिला रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाँ भाई, तू तो महाबलवान है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक गॉड ऑफ वॉर होने के नाते तुझे सबको दिखाना है कि तू हमेशा इंसाफ की तरफ है। चलो भाई, अपनी एक्टिंग शुरू करो। तभी लॉन्ग एओटियान घूमकर मेहमानों की तरफ चेहरा करके खड़ा हो गया और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गार्डन में गूंज उठी। इस शहर के 4 बड़े खानदान जायज तरीकों से बिजनेस नहीं करते, बल्कि एक मासूम लड़की की खुशियों का सौदा करते हैं, अपने फायदे के लिए शादियां करवाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे सच में किंगचियो की खुशियों की परवाह है। उसकी बात खत्म होते ही मैं पीछे खड़ा होकर लॉन्ग एओटियान के लिए तालियां बजाने लगा और मन ही मन सोचा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया किंगचियो, अब तेरी बारी है, रोना शुरू कर। कोई इतनी तगड़ी बातें बोले तो कोई भी इमोशनल हो जाए। रो पड़ो दीदी। लेंग किंगचियो ने मुझे घूर कर देखा तो मैंने शर्माते हुए तालियां बजाना बंद कर दिया और दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा। तभी लॉन्ग एओटियान फिर बोला, अंकल लेंगे, आंटी लेंग, किंगचियो आपकी सगी बेटी है, क्या सच में आपका दिल उसे इस नर्क में धकेलने के लिए मान गया? लू चेंगवेन कैसा घटिया माल है, ये पूरे शहर को पता है। अपनी बेटी की शादी इस आवारा और अय्याश से करा रहे हो? क्या आपको जरा सा भी दुख या पछतावा नहीं है? लेंग किंगचियो गुस्से में चिल्लाई, एक मामूली बॉडीगार्ड की ये मजाल कि वो मेरे घर के मामलों में बोले? तुम अभी के अभी नौकरी से सस्पेंड हो, निकलो यहां से। लॉन्ग एओटियान को भी झटका लगा, साला कुछ गड़बड़ लग रही है, कहानी इस तरफ नहीं जानी चाहिए थी। इस बीच आसपास के लोग भी बड़बड़ाने लगे, ये कौन बकचोद है जो इतनी बदतमीजी कर रहा है? लोग खुशी का माहौल बना रहे हैं और ये रायता फैला रहा है, दिखने में तो कतई नल्ला और छपरी लग रहा है। इसकी बातें सुनकर मुझे ही शर्म आ रही है, इतना चिल्ला क्यों रहा है ये साला? तभी माहौल गर्मा गया और वो लोग हाथापाई पर उतरने ही वाले थे कि उसी वक्त लू परिवार का एक तगड़ा गार्ड भागा भागा आया और उसने लॉन्ग एओटियान का कॉलर पकड़ लिया और बोला, आज हमारे छोटे मालिक लुशाओ की खुशी का दिन है, तू यहाँ बकचोदी करने आया है? देख इसे, ये सांड जैसा मुक्का देखा है? लॉन्ग एओटियान हंसा, मामूली कीड़े, मैं अपनी एक उंगली से तुझे यमराज के पास भेज सकता हूँ,
फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, अपना सिर उठाओ, लॉन्ग एओटियान की पहली मशहूर लड़ाई शुरू होने वाली है। इज्जत, शोहरत और सुंदर लड़की सब आज से मेरी होगी। लॉन्ग एओटियान ने गहरी सांस ली और अचानक अपनी आंखें खोली, जिससे उसके अंदर का किंग वाला एटीट्यूड बाहर आ गया और वो बोला, चलो अगर तुम्हें पिटना ही है तो आज तुम्हें पता चलेगा कि गॉड ऑन ऑफ वॉर की वापसी क्या होती है। मैं आज लॉन्ग एओटियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। सामने खड़ा गार्ड गायब हो चुका था, क्योंकि नीचे उस गार्ड को मैंने जमीन पर दबोच रखा था। वो गार्ड उठकर लॉन्ग एओटियान से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था। मैं रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला, अरे भाई शांत हो जा था, बिल्कुल शांत। अगर तूने कोई कांड किया तो पुलिस पकड़ लेगी। मेरी शक्ल देख। वो लड़का एक पल के लिए भौचक्का रह गया और बोला, लू शाओ, आप तो मुझे अपना भाई मानते हैं। मैंने हांफते हुए कहा, हाँ भाई, हम पक्के भाई हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्लाया, लू शाओ ने मुझे अपना भाई बोला है। आज तो मैं इस छपरी सिक्योरिटी गार्ड को चटनी बना दूंगा। छोटे मालिक, लॉन्ग एओटियान जोश में चिल्लाया, हाँ आओ लड़ो। ये देखकर मैंने तुरंत उस गार्ड को और कसकर दबाया और दांत पीसकर बोला, अगर भाई मानता है तो 1 इंच भी मत हिलना। और सच में वो लड़का तुरंत शांत हो गया। लेंग किंगच्यू गुस्से में चिल्लाई, लॉन्ग एओटियान, तुमने बहुत नौटंकी कर ली, अब यहां से दफा हो जाओ। ये सुनकर लॉन्ग एओटियान को तगड़ा शौक लगा और उसने सोचा, किंगच्यू, क्या लू परिवार के लोगों ने तुम्हें धमकी दी है? फिक्र मत करो, ये लू परिवार मेरी नजरों में चींटी के बराबर है। ये सुनते ही लेंग किंगच्यू को अंदरूनी शौक लगा कि ये डायलॉग कितना बकवास और सड़ा हुआ है। उसने बाहर से कहा, लॉन्ग एओटियान, तुम नौकरी से निकाले जाते हो, अपनी 3 महीने की सैलरी लो और रफा दफा हो जाओ। मुझे तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना। उसकी बात सुनकर लॉन्ग एओटियान ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। अच्छा, किंगच्यू को लू परिवार ने डराया, धमकाया है और उसे नहीं पता कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूं। वो डर रही है कि लू परिवार की ताकत मुझे नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो जानबूझकर मुझसे दूर होने का नाटक कर रही है। ये लड़की मुझे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा रही है। कितनी केयरिंग है मेरी होने वाली बीवी। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि मेरे दिल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा और मैंने मन ही मन सोचा, बहन, तुझे अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं, मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। प्लीज इसके साथ चली जा और आगे से मेरा नाम मत लेना। मैं सच में तुमसे पंगा नहीं ले सकता। लेंग किंगच्यू ने नीचे जमीन पर देखा, जहां मैं एक रोते हुए गार्ड के ऊपर लेटा हुआ था, तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई और वो बोली, भाई चेंगवेन, अब उठ भी जाओ। ये सुनकर लॉन्ग एओटियान ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में साफ साफ खून सवार था, जैसे मुझे जान से मार देगा। मैं डर गया। नहीं भाई, ऐसा मत कर। तू मुझसे नफरत क्यों कर रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तभी दूर से लू परिवार के ढेर सारे बॉडीगार्ड्स डंडे लेकर भागे चले आए और चिल्लाए, साला कौन है जो हमारे मालिक लू शाओ की लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है? पूरा गैंग हाथों में डंडे लेकर हमारी तरफ आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये विलन वाला रोल पार करना इतना मुश्किल क्यों है? इसके बाद मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा और अपने ही दर्जन भर गार्ड्स को रोकने लगा। पसीने से तरबतर होकर मैंने उन्हें रोका, जबकि लॉन्ग एओटियान वहां चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, साले ये लोग मुझसे लड़ने क्यों नहीं आ रहे? इन्हें आने दो, मुझे इस लड़ाई से एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं आज इन्हें नहीं पीटूंगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मैंने भी मन ही मन कसम खा ली थी, जान चली जाए पर तुझे एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने नहीं दूंगा। आज तो बिल्कुल नहीं। तू आज से भगवान है, तू साक्षात देवता है। तू जो कहेगा मैं मानूंगा। बस मेरे रास्ते में मत आ। अगर तू किंगच्यू को ले जाना चाहता है तो ले जा, नहीं ले जा सकता तो खुद भुगत। बस मुझसे दूर रह। लॉन्ग एओटियान मेरे ऊपर भड़कते हुए चिल्लाया, लू शाओ, तुझे मुझसे कोई दिक्कत है क्या? मैंने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि तू और किंगच्यू एकदम मेड फॉर ईच अदर हो। तुम दोनों शादी कर लो और मुझे भी इनविटेशन कार्ड भेज देना, मैं शगुन के पैसे दे दूंगा। इस सब के बीच लॉन्ग एओटियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ताकत कहां दिखाए, इसलिए वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगा और बोला, तू इन गार्ड्स को आने क्यों नहीं दे रहा? आखिर ये सब तेरे लिए ही तो आ रहे हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, तू टेंशन मत ले, मैं यहां हूं और कोई भी गार्ड तेरे पास तक नहीं फटक पाएगा। इसके बाद मैंने घूमकर गार्ड्स पर चिल्लाया, जो भी आगे बढ़ा मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। अब ऐसा लग रहा था कि मैं ही वहां शांति दूत बना हुआ हूं। लॉन्ग एओटियान को लगा कि बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सब देखकर लेंग के पिता भी लॉन्ग एओटियान की चालाकी समझ गए और उस पर भड़के, बहुत हो गया, निकल जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये सुनकर लॉन्ग एओटियान का चेहरा काला पड़ गया और उसने सोचा, मैं साक्षात गॉड ऑन वॉर हूं। पूरे बॉर्डर पर किसी की मजाल नहीं हुई जो मेरी ऐसी बेइज्जती कर सके। मुझे नहीं पता था कि आज यहां मेरा ऐसा पोपट होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, उसने बाहर से कहा। लेकिन किंगच्यू, मेरी बात याद रखना,
फ्यूचर में जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ये सुनकर लेंग किंगच्यू ने अपनी उल्टी रोकते हुए हाथ उठाया और बोली, जल्दी दफा हो यहाँ से। उसकी बात सुनकर लॉन्ग एओटियान का चेहरा कतई कोयला हो गया और उसने मुझे एक आखिरी जहरीली नजर से घूरा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। खैर, लॉन्ग एओटियान गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और गेट के बाहर गायब हो गया। उसका वो खौफनाक एटीट्यूड आखिरकार खत्म हुआ तो गार्डन में मौजूद मेहमानों ने चैन की सांस ली। सबके चेहरों पर हैरानी और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था, पर मुझे तसल्ली मिली। बच गया भाई, तुम्हारा भाई जिंदा बच गया। ना टांग टूटी, ना सरेआम थप्पड़ खाना पड़ा। मैं इस खूनी आफत से साफ साफ बच निकला। दोनों परिवारों के बड़े थोड़े कंफ्यूज थे, पर लेंग किंगच्यू का कड़क रवैया देखकर उन्होंने सगाई की डेट फाइनल कर दी और चले गए। कॉकटेल पार्टी इस ड्रामे के साथ खत्म हुई। इसके बाद मैं बाथरूम के टॉयलेट में जाकर उल्टी करने लगा। इन 7 जन्मों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने विलेन के जिंदा रहने के 3 गोल्डन रूल्स बना लिए थे। पहला, कभी भी खुद की तुलना प्रोटोगोनिस्ट से मत करो, वो सीधे मौत का रास्ता है। टेंशन नहीं लेने का, अगर वो तुम्हें मारना चाहता है तो वो तुम्हें मार ही देगा। दूसरा, प्रोटोगोनिस्ट की लड़की को कभी हाथ मत लगाओ, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। तीसरा, कभी भी कोई गलत काम मत करो, क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट तुम्हें पकड़ लेगा और फिर तुम्हारी बैंड बजा देगा। तभी दिमाग में टिंग डोंग की आवाज आई और सिस्टम बोला, बधाई हो होस्ट, आपने पहला सर्वाइवल टेस्ट पास कर लिया है। इसकी डिफिकल्टी रेटिंग 1 स्टार थी। आपका पहला इनाम तैयार है। मैंने पूछा, क्या इनाम है? सिस्टम बोला, आपको एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार मिलती है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने कहा, अबे बकचोदी मत कर, मैं लू फैमिली का बड़ा बेटा हूं जो इस शहर के 4 बड़े घरानों में टॉप पर है। मैं कतई अमीर हूं, मैंने गॉड ऑन ऑफ वॉर के हाथों से अपनी जान बचाई है और तुम मुझे एक लग्जरी कार दे रहे हो? सिस्टम बोला, शांत हो जाइए होस्ट, ये कोई आम लग्जरी कार नहीं है। मैंने पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है? सिस्टम बोला, इस स्पोर्ट्स कार में पूरे 4 पहिए हैं। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम मुझसे बड़े चूतिए हो। अच्छा ये बताओ, उस पागल लड़की लेंग के किंगच्यू को क्या हुआ है? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो उसे गॉड ऑन ऑफ वॉर के पीछे भागना चाहिए था ना, ये क्या बकवास है? सिस्टम ने कहा, हमें किंगच्यू की साइड की सिचुएशन का पता नहीं है, ज्यादा जानने के लिए प्लीज खुद जाकर उससे बात कीजिए। मैंने कहा, मैं उससे बात करूं? तुम पागल हो क्या? लॉन्ग एओटियान जिस तरह मुझे घूर रहा था वो मुझे जिंदा चबा जाता। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे वो दोनों जल्दी पैचअप कर लें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सुबह होने से पहले ही मारा जाऊंगा। सिस्टम बोला, होस्ट आप फिक्र मत कीजिए, हमारा काम ही आपको परेशान करना है। खैर, अगले सीन में मेरे पापा स्टडी रूम में गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे और मैं दबे पांव जाकर वहां बैठ गया। पापा बोले, बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ इतना गड़बड़ क्यों हुआ? ये सुनकर मैं कंफ्यूजन में बोला, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। पापा बोले, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम बस किंगच्यू का ध्यान रखो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुमसे चिढ़ती है, ये पूरे शहर को पता है। फिर आज अचानक उसने 180 डिग्री का टर्न क्यों लिया? वो शादी के लिए कैसे मान गई? मैंने कहा, मुझे सच में नहीं पता पापा, मैं खुद हैरान हूं। पापा बोले, और तुम अचानक नखरे क्यों दिखा रहे थे कि तुम्हें शादी नहीं करनी? मैंने कहा, मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है पापा। ये सुनकर पापा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोले, तुम दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हो। मैं कतई डिप्रेशन में आ गया और मेरा बात करने का भी मन नहीं था। पापा बोले, शगुन का गिफ्ट लो और अपने गॉड फादर से मिलने जाओ। मैं हैरान रह गया, अरे भाई मेरा कोई गॉड फादर भी है? ओरिजिनल बुक में तो मैं कभी चेन मेंशन गया ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो कहानी का एक और खतरनाक सीन शुरू हो जाएगा। ये सोचते ही मैंने तुरंत मना किया, पापा आज कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही पापा का चेहरा उतर गया और वो बोले, किसी और दिन क्यों? तुम्हारे गॉडफादर तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो इतने समय से बीमार हैं और तुम अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकते। तुम्हें आज ही जाना होगा। पापा की कड़क आंखें देखकर मुझे समझ आ गया कि अब मैं बच नहीं सकता, इसलिए मन ही मन मैंने अपनी किस्मत को कोसा। जैसे ही मैं बाहर आया, मुझे सगाई वाला वही गार्ड छाओ गैंग बाकी गार्ड्स की गिनती करता हुआ दिखा, जिसे मैंने जमीन पर दबोचा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो पूछ रहा था, क्या सब आ गए? वहां लगभग 30 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स लाइनों में खड़े थे और सबने कहा, हाँ बॉस। गैंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो बोला, हमारे मालिक लू शाओ की सगाई में उस लॉन्ग एओटियान नाम के छपरी ने रायता फैलाया, क्या हम ये बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? सब चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। गैंग बोला, लू शाओ हमारे बॉस हैं, इस शहर में सिर्फ लू शाओ ही लड़कियों को छेड़ सकते हैं और गुंडागर्दी कर सकते हैं, कोई हमारे बॉस को हाथ नहीं लगा सकता। सबने मुक्के उठाए और नारा लगाया, गुंडागर्दी करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे। छाओ गैंग ने स्टाइल से हाथ हिलाया और सब शांत हो गए। फिर वो बोला, तो भाइयों हम लॉन्ग एओटियान को ढूंढने जा रहे हैं, उसे कूटेंगे और अपने बॉस का बदला लेंगे, लू शाओ का इलाका वापस लाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा सिर चकरा गया और मैं बेहोश होने ही वाला था कि ये साले मुझे मरवाने के चक्कर में हैं। मैं तीर की तरह भागकर वहां पहुंचा।
और झाओ गैंग को खींच कर साइड में लाया और दांत पीसकर पूछा, ये क्या बकचोदी चल रही है? झाओ गैंग एक्साइटेड होकर बोला, लू शाओ, आप आ गए। मेरे पास उस लॉन्ग एओटियान को तड़पा तड़पा कर मारने के 9 तरीके हैं, आप बस मेरा जलवा देखो। मैंने सीधे उसके पैर पर लात मारी और कहा, तुम लोग वेले हो क्या? इन 30 पहलवानों को देखो। आगे से ये गुंडागर्दी और लड़की छेड़ने वाला नारा मत लगाना। क्या मुझे समाज में इज्जत से नहीं जीना? झाओ गैंग कंफ्यूज हो गया और अपना सिर खुजलाते हुए बोला, छोटे मालिक, पहले तो आपको इज्जत की परवाह नहीं थी। मैं गुस्से से कांपने लगा और कहा, मुझे अब इज्जत प्यारी है, समझे? झाओ गैंग ने लंबी सांस ली और तेज आवाज में गार्ड्स से कहा, सबको समझ आया? गार्ड्स बोले, नहीं। क्या हमारे लू शाओ अब शरीफ बनने का नाटक कर रहे हैं? चलो उनकी आत्मा की शांति के लिए नारा लगाओ। सबने मुक्के उठाए और चिल्लाए, शरीफ बनेंगे, नाटक करेंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ यहां से सालो। वो गार्ड्स जाते जाते भी धीरे से नारा लगा रहे थे कि शरीफ बनेंगे। मैंने कहा, ओए गैंग, तू रुक। झाओ गैंग बोला, हे लू शाओ, ये सब तो आपकी पुरानी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही ट्रेंड हुए हैं, सबको आदत हो गई है। मैं भड़का, मैंने ट्रेंड किया है? हाँ, पर अब सुनो, लॉन्ग एओटियान एक नंबर का डेंजरस बंदा है, उससे पंगा मत लेना। उसने मुझे देखा तो मैंने बहुत प्यार से समझाया, गैंग, अगर भाई मानता है तो मुझे कटवाने मत भेज और आगे से उस लॉन्ग एओटियान को मत उकसाना, समझे? उसने पूछा, क्यों? मुझे समझ नहीं आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गैंग का कॉलर पकड़ा और कहा, भाई, मैं 6 बार मर चुका हूं, इस बार मुझे आखिर तक जिंदा रहना है और गेम जीतना है। झाओ गैंग बोला, लू शाओ, आप ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? मैंने उसका गला पकड़ा और दांत पीसकर कहा, अगर तूने ये काम अच्छे से किया तो मेरी गैराज की चमचमाती पोर्श कार तेरी। ये सुनते ही झाओ गैंग धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया और आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर बोला, धरती और आसमान गवाह हैं, लू शाओ जैसा दयावान मालिक कोई नहीं हो सकता। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज से झाओ गैंग की ये जान आपकी हुई। अगर किसी ने आपको उंगली भी लगाई तो झाओ गैंग उससे भिड़ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है ठीक है, अब ड्रामा बंद कर और गाड़ी निकाल, मुझे चेन मेंशन जाना है अपने गॉड फादर से मिलने। वो पागलों की तरह भागा और मैंने राहत की सांस ली कि चलो, मौत का एक बड़ा गड्ढा तो भर गया, इस रास्ते से शायद मैं जिंदा बच जाऊं। खैर, मैं चेन मेंशन पहुंचा और गिफ्ट साइड में रखकर बूढ़े गॉड फादर से 2-4 बातें की। मैं वहां से खिसकने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि तभी नौकरानी अंदर आई और बोली, मालिक, शू परिवार की बड़ी बेटी आई है, साथ ही छोटे मालिक भी वापस आ गए हैं और उनके साथ एक चमत्कारी डॉक्टर भी है। चेन के पोते मो हुआन ने कहा, क्या वो मशहूर डॉक्टर लिन जियाओ हैं? क्या वो भी किसी डॉक्टर को लाए हैं? सबको अंदर आने दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने सोचा, साला, ये सिस्टम मेरे साथ गेम खेल रहा है। इस प्लॉट से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये लोग मुझे भागने का समय भी नहीं दे रहे। ये सोचते ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और बोला, दादाजी, आप आराम कीजिए, हमारी कंपनी में एक अर्जेंट काम है, मैं चलता हूं। लेकिन बूढ़े मिस्टर चेन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, दादाजी, आप ठीक है ना? मुझे जाना होगा, हाथ छोड़िए। मैंने ऐसा एंगल बनाया कि कोई देख ना पाए और बूढ़े दादाजी के हाथ पर धीरे से थपकी मारी, छोड़िए ना दादाजी। लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। उसी वक्त शू लिंगजियाओ अंदर आ गई। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और बोली, गॉड फादर चेन आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप बस 5 मिनट के लिए आए और भाग रहे हैं, कितने मतलबी इंसान हो तुम। उसकी बात खत्म होते ही मैंने देखा कि चेन का पोता मो हुआन लॉन्ग एओटियान के साथ अंदर आ रहा था। लॉन्ग एओटियान ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में पुरानी दुश्मनी जाग उठी। शू लिंगजियाओ ने दादाजी को ग्रीट किया और उनकी बीमारी चेक करने लगी। वो लड़की सच में बहुत क्यूट, चुलबुली और खूबसूरत थी। तभी वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और गुस्से में चिल्लाई, क्या बोला तुमने? मैंने कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो बोली, तुमने मन ही मन मुझे बड़ा ठरकी और बदतमीज बोला। ये सुनकर चेन का पोता मो हुआन तुरंत बोला, लिंगजियाओ, तुम ये क्या कर रही हो? इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि इस लड़की को भी मेरे दिल की आवाज सुनाई दे रही है। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? तभी उसने मुझे आंखें दिखाई और वापस दादाजी को चेक करने लगी। उसका फिगर कतई परफेक्ट है, एक कड़क बॉडी वाली सुंदर लड़की। लॉन्ग एओटियान साला किस्मत का धनवान है जो इसे ऐसी लड़कियां मिलती हैं। ये सोचते ही वो फिर से मेरी तरफ मुड़ी और गुस्से से मुझे घूरने लगी। मैं हैरान रह गया। शू लिंगजियाओ का चेहरा भी कंफ्यूजन से भरा था कि आखिर चल क्या रहा है। बाकी लोगों के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। इसका मतलब वो अजीब आवाजें सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, क्या मैं इस बंदे के दिल की बातें सुन सकती हूँ? पर ऐसी बकवास बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने अपना सिर झटका और चेकअप जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, दादाजी की ब्लड वेसल्स में थोड़ा ब्लॉकेज है, मैं अपनी चांदी की सुई से इसे ठीक कर दूंगी, आप रिलैक्स कीजिए। ये सुनकर लॉन्ग एओटियान मुस्कुराया और बोला,
छोटी बहन, दादाजी की बीमारी इतनी सिंपल नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। शू लिंग जियाओ ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो भाई? मो हुआन ने कहा, अरे मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये मेरा पक्का दोस्त लॉन्ग एओटियान है। इसकी मेडिकल स्किल्स कतई नेक्स्ट लेवल है। मैं इसे ही इलाज के लिए लाया हूँ। शू लिंग जियाओ ने सीरियस होकर कहा, मैं देश के सभी बड़े डॉक्टर्स को जानती हूँ, मैंने इस लॉन्ग एओटियान का नाम कभी नहीं सुना। मो हुआन भाई, तुम्हें किसी भी ऐरे गहरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर लॉन्ग एओटियान हंसा और बोला, छोटी बहन, दुनिया में एक से बढ़कर एक उस्ताद छुपे हैं, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शू लिंग जियाओ हंसने ही वाली थी कि तभी उसे मेरे दिल की आवाज फिर सुनाई दी, हाँ भाई, यही स्क्रिप्ट है, चालू रखो। तुम लोग पहले से ही आधे मरे दादाजी को पूरी तरह मार दोगे, फिर लॉन्ग एओटियान मसीहा बनकर उन्हें बचाएगा और फिर यह सुंदर लड़की लॉन्ग एओटियान के प्यार में पागल हो जाएगी और उसकी छोटी बीवी बनने की भीख मांगेगी। फिर लेंग किंग चियू के साथ मिलकर सौतन बनकर उसकी सेवा करेगी। ये सुनते ही शू लिंग जियाओ का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया और उसने सोचा, क्या मेरी मेडिकल स्किल्स गड़बड़ है? क्या मैं दादाजी को मार दूंगी और मैं उस छपरी लॉन्ग एओटियान की बीवी बनूंगी? उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम चुप रहो। सब चौंक गए तो मैंने सीधे लॉन्ग एओटियान की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये बोल रहा है भाई, मैं नहीं, मैं तो रोने वाला हूं, मैंने तो एक बात तक नहीं मारा, तुम सब गवाह हो। लॉन्ग एओटियान हंसा और बोला, छोटी बहन, दादाजी की ये बीमारी मेरे अलावा पूरे देश में कोई ठीक नहीं कर सकता। शू लिंग जियाओ इन दोनों से तंग आ चुकी थी क्योंकि एक मन ही मन बकवास कर रहा था और दूसरा बाहर ताने मार रहा था। उसने कहा, मैं सुई लगाने जा रही हूं, सब शांत हो जाओ। उसने हम दोनों को घूर कर देखा और पूरे ध्यान से दादाजी को एक्यूपंक्चर की सुई लगाने लगी। मैंने मन ही मन सिर हिलाया और सोचा, अफसोस, ये लड़की बहुत पुरानी टेक्निक यूज कर रही है और दो मेन पॉइंट्स को छोड़ रही है। नतीजा ये होगा कि दादाजी सीधे यमराज से हाथ मिलाएंगे और फिर हमारा हीरो एंट्री मारकर इन्हें बचाएगा। सच में अफसोस है कि इतनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की आखिरकार इस छपरी हीरो के हरम का हिस्सा बन जाएगी। ये सुनते ही शू लिंग जियाओ को झटका लगा और उसने सोचा, इस विलेन को मेडिकल की इतनी समझ कैसे है, इसे ये सब कैसे पता? और सच में तभी दादाजी को अचानक भयंकर खांसी आई, उनका शरीर कांपने लगा और आंखें ऊपर चढ़ गईं। मो हुआन चिल्लाया, जियाओ, ये क्या हो गया? तुमने ये क्या कर दिया? दादाजी को कुछ हो गया तो? शू लिंग जियाओ का चेहरा भी पीला पड़ गया, पर उसे अब असली गड़बड़ समझ आ चुका था। लॉन्ग एओटियान ने स्टाइल से अपनी सुइयों का बैग निकाला और बोला, छोटी बहन, साइड हटो, अब मैं दादाजी को यमराज के मुंह से वापस लाऊंगा। तभी शू लिंग जियाओ ने एक और सुई उठाई और सीधे एक मेन पॉइंट पर चुभा दी, जिससे सुई लगते ही दादाजी की हालत थोड़ी सुधर गई। लॉन्ग एओटियान हैरान रह गया कि इस लड़की ने जो सुई लगाई वो पहले जैसी नहीं थी, ये अचानक इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? तभी शू लिंग जियाओ दूसरी सुई लगाने ही वाली थी कि मैंने देखा कि लॉन्ग एओटियान ने चुपके से अपनी आस्तीन से हाथ निकालकर कुछ जादू टोना करने की कोशिश की। मैंने मन ही मन सोचा, साला छपरी फिर से चीटिंग कर रहा है। ये सोचते ही मैं सीधे आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, एओटियान भाई। लॉन्ग एओटियान मुझसे चौंक गया और बोला, क्या क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। उसने कहा, थैंक यू। मैंने कहा, यू आर वेलकम। वहां सुई लगा रही शू लिंग जियाओ ने मेरे दिल की बात सुन ली थी और वो हैरान रह गया। उसने तिरछी नजरों से देखा कि लॉन्ग एओटियान सच में कोई गड़बड़ करने वाला था, जिसे मैंने रोक दिया था। मैंने उसका हाथ ब्लॉक कर दिया था ताकि वो चीटिंग ना कर पाए। और फिर शू लिंग जियाओ ने बाकी दो सुइयां भी लगा दी। मिस्टर चेन का चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और कुछ ही देर में माहौल शांत हो गया। दादाजी ने कमजोर आवाज में कहा, जियाओ, तुम सच में कमाल हो, इस बार तुम कहीं मत जाना, यहीं रुकना। मो हुआन ने राहत की सांस ली और बोला, दादाजी आप बस आराम कीजिए। तभी दादाजी बोले, मेरा बड़ा पोता कहाँ है? ये सुनकर मैं तुरंत भागा गया और बोला, दादाजी मैं यहाँ हूँ, पर मेरा हाथ इतना क्यों दर्द कर रहा है? मैंने मन ही मन सोचा, अभी तो पापा ने मुझे पीटा था, हाथ लाल है। दादाजी बोले, कोई बात नहीं, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तभी मैंने देखा कि लॉन्ग एओटियान और मो हुआन दोनों मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, ओ भाई, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, इस बूढ़े दादाजी के अलावा यहाँ सब मुझे जान से मारना चाहते हैं। लॉन्ग एओटियान का लड़की पटाने का प्लान मैंने फ्लॉप कर दिया, वो मुझे कूटने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। मो हुआन को लगता है कि दादाजी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे लात मारना चाहता है। और ये शू लिंग जियाओ तो पहले से ही मुझे गुंडा मानती है। पता नहीं आज इसे क्या कीड़ा काटा है जो मुझे घूर रही है। मुझे भागना होगा। शू लिंग जियाओ ने मेरे दिल की ये बातें सुनी और मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि इस विलेन ने चुपके से उसकी मदद की थी। उसका दिल थोड़ा पिघला, ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। तभी छाओ गैंग भागते हुए मेरे पास आया और कान में फुसफुसाया, लुशाओ, बहुत बड़ा कांड हो गया है, आपको तुरंत फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चलना होगा। मैं चौंक गया, फैक्ट्री में क्या हो गया भाई? पर मुझे तो वैसे भी वहां से भागने का बहाना चाहिए था, इसलिए मैंने तुरंत विदा ली और हम चेन मेंशन से बाहर भाग निकले। बाहर आते ही मैंने झाओ गैंग से पूछा कि बात क्या है।
तो उसका चेहरा उड़ा हुआ था। उसने आसपास देखा और बोला, गाड़ी में बैठिए मालिक, वहीं बताता हूँ। मुझे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उसी वक्त शू लिंगजियाओ भी बाहर आ गई और वो गुस्से में हमारे पीछे भागी भागी आ रही थी। झाओ गैंग उसे देखकर डर गया और मैं मन ही मन सोच रहा था, अरे शू जियाओ दीदी, तुम बाहर क्यों आ गई? कोई गड़बड़ है क्या? शू लिंगजियाओ ने मुझे सीरियस होकर देखा और सोचा, ये बहुत बड़ा एक्टर है। इसने दवा फैक्ट्री के पैसों का घोटाला किया है और अब ऐसा नाटक कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, चेंगवेन भाई, सुना है तुम्हारी दवा कंपनी में आजकल सब ठीक नहीं चल रहा? ये सुनते ही झाओ गैंग मुझे आंखें चमका चमकाकर इशारा करने लगा। मैंने तुरंत बात संभाली और कहा, अरे कुछ नहीं भाई, छोटा मोटा मैटर है, मैं देख लूंगा। लेकिन मन ही मन सोचने लगा, पर ये लड़की बाहर क्यों आई? लॉन्ग एओटियान कहाँ है? उन्हें तो अंदर बैठकर चाय पानी पीना चाहिए था और मेडिकल पर बकवास करनी चाहिए थी। ये हेरोइन मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? फैक्ट्री का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वहां जाना ही होगा। ये बातें सुनकर शू लिंगजियाओ हैरान रह गई। इसका मतलब इस बंदे को सच में घोटाले के बारे में नहीं पता? क्या पैसे इसने नहीं खाए? उसने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोली, चेंगवेन भाई, हम 1 साल बाद मिल रहे हैं। समय कितनी तेजी से पंख लगाकर उड़ जाता है ना। उसकी ये किताबी बातें सुनकर मुझे उल्टी आने वाली थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और अपनी बाहें फैलाकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरा दिमाग फट गया। उसी वक्त मो हुआन और लॉन्ग एओटियान भी बाहर आ गए और लॉन्ग एओटियान की नजर सीधे हम पर पड़ी। मैंने सोचा, लो भाई, ये क्या नया सीन शुरू हो गया? लॉन्ग एओटियान की आंखें छोटी हो गई। उसे लगा मैं फिर उसकी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूं। मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए जबरदस्ती उसे गले लगाया और फिर जोर से बोला, लॉन्ग भाई, तुम सही समय पर आए। ये हमारी शू लिंगजियाओ बहन है। ये तुम्हारी मेडिकल स्किल्स की बहुत बड़ी फैन है। तुम दोनों कैफे में जाकर मस्त चाय पियो और बातें करो। तुम दोनों डॉक्टर हो, बहुत सी बातें मैच करेंगी। मेरा कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। मैं तुरंत वहां से रफू चक्कर होना चाहता था और मन ही मन सोच रहा था, भाई, मैं तुम्हारी लव लाइफ सेट करवा रहा हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम दोनों लैला मजनू हो, मैं तो बस एक मामूली विलेन हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो लॉन्ग एओटियान मुझे यहीं ढेर कर देगा। लेकिन शू लिंगजियाओ ने मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया और बोली, लू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बचपन में तो तुम हर बार जुदा होने से पहले मुझे कसकर गले लगाते थे ना। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? शू लिंगजियाओ की आंखें काली बिल्ली जैसी चमक रही थी और उसमें साफ साफ बदमाशी दिख रही थी। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, तुम उस लॉन्ग एओटियान से डरते हो ना, आज तो मैं तुम्हारी लंका लगाकर रहूंगी, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और मन ही मन सोचा, ये डायन मुझे फंसाना चाहती है। इसे पता है कि मैं कितना डरा हुआ हूं, इसलिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये सुनकर शू लिंगजियाओ को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी और वो मासूम चेहरा बनाकर खड़ी रही, जैसे कह रही हो, हाँ भाई, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। तुम्हें तड़पते हुए देखना मजेदार है। मुझे पसीना आने लगा। तभी लॉन्ग एओटियान गुस्से में दांत पीस कर बोला, गले मिलना? लू शाओ तो बड़े शौकीन निकले। इससे पहले कि मैं कुछ सफाई दे पाता, हमारे चमचे झाओ गैंग ने आगे बढ़कर कहा, हाँ भाई, हमारे मालिक तो हमेशा। मैंने उसे कोहनी मारी और चुप कराया। अरे लिंगजियाओ बहन, तुम तो मजाक कर रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मो हुआन बोला, हाँ, मुझे याद है जब ये 8 साल के थे, फैमिली डिनर में इस लू शाओ ने लिंगजियाओ को कोने में ले जाकर गले लगाया था और बोला था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारी पूरी बॉडी चेक करूंगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा कि लॉन्ग एओटियान के मुक्के टाइट हो चुके थे और आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया कि ये लड़की मेरा डेथ वारंट साइन करवा कर ही मानेगी। मैंने माथे का पसीना पोंछा, एक नकली मुस्कान दी और कहा, अरे भाई, बचपन की बातें मुझे याद नहीं रहती। शू लिंगजियाओ मेरे और करीब आई और फुसफुसाकर बोली, अगर आज गले नहीं मिले तो जाने नहीं दूंगी। मैंने उसे गुस्से से देखा और मन ही मन सोचा, तुम बहुत चालू हो। फिर मैंने एक गंदी सी शक्ल बनाई और उसे गले लगा लिया। लेकिन शू लिंगजियाओ ने तो मुझे कसकर जकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, ओह चेंगवेन भाई, तुम कितने गंदे हो, मेरा फायदा उठा रहे हो। ये सुनते ही मैंने डर के मारे उसे झटके से दूर धकेल दिया। लॉन्ग एओटियान ने तुरंत शू लिंगजियाओ को संभाला और मुझे खूनी नजरों से देखकर बोला, लू शाओ, तेरी ये हिम्मत। मेरा दिमाग सन्न हो गया। लो भाई, आज तो मौत पक्की है। मैंने तुरंत हाथ जोड़े, मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया था, मैं तो बस जा रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, मुझे जाना होगा। मैं मुड़ा और ओलंपिक एथलीट की तरह वहां से भागा। छाओ गैंग 2 सेकंड के लिए भौचक्का रहा, फिर उसने लॉन्ग एओटियान की तरफ उंगली दिखाई, तू रुक साले, और वो भी मेरे पीछे भागा। लॉन्ग एओटियान हमारे पीछे नहीं आया क्योंकि सुंदर लड़की उसके बगल में थी। उसने पूछा, लिंगजियाओ, तुम ठीक तो हो ना? डरो मत, मैं उस लू शाओ को छोड़ूंगा नहीं। शू लिंगजियाओ ने तुरंत अपना सीरियस चेहरा वापस लाया और उसे दूर हटकर बोली, लू शाओ इस शहर के रईस हैं, तुम्हारी जैसी मामूली औकात वाले उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये सुनकर लॉन्ग एओटियान हंसा, क्या
4 बड़े खानदान मेरी नजरों में कीड़े मकोड़े हैं। शू लिंगजियाओ ने उसे हिकारत से देखा तो लॉन्ग एओटियान को समझ आया कि उसने ज्यादा फेंक दिया है। वो सफाई देने लगा कि मेरा वो मतलब नहीं था। पर शू लिंगजियाओ अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से रफू चक्कर हो गई। गाड़ी में बैठकर मैंने सीट पर मुक्का मारा और कहा, भाई आज तो बाल बाल बचा हूं। छाओ गैंग बोला, मालिक टेंशन मत लो, मैं उस लॉन्ग एओटियान को देख लूंगा। मुझे तो लगता है कि शू परिवार की वो लड़की आपके प्यार में पागल हो गई है, तभी तो खुद आगे बढ़कर गले मिली। आप बस हुक्म दो, मैं उस लड़की को आपकी बाहों में ला दूंगा, फिर शू परिवार का सारा बिजनेस हमारा होगा। मैंने कहा, चुप कर साले, मुझे मरवाना है क्या? आगे से उस लॉन्ग एओटियान और शू लिंगजियाओ से दूर रहना। वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझे जान से मारना चाहती है। झाओ गैंग घटिया तरीके से हंसा। अरे मालिक, लड़कियां तो ऐसे ही खेलती है ना। मैंने उसे देखा, एक लंबी सांस ली और पूछा, अब बताओ फैक्ट्री में क्या कांड हुआ है? झाओ गैंग बोला, वो ड्रग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर चेन बहुत बड़ा हरामी है। हमारे मैनेजर ने खर्च कम करने के लिए दवाओं में कुछ कीमती जड़ी बूटियां कम कर दी थी। वैसे वो आयुर्वेदिक दवा है, उससे कोई मरेगा नहीं, पर उस साले डायरेक्टर ने सीधे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और इस्तीफे की धमकी दे रहा है। मैंने कहा, ठीक है, बकवास बंद कर, और गाड़ी तेज भगा। फैक्ट्री के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और टेबल पर जोर जोर से हाथ पटके जा रहे थे। फैक्ट्री के बड़े अधिकारी आपस में लड़ रहे थे। प्रोडक्शन डायरेक्टर चिल्लाया, दवाइयां बर्बाद नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं, 600 मिलियन का माल तैयार है, अगर इसे बर्बाद किया तो ब्रांड का नाम खराब होगा और ड्रग डिपार्टमेंट हमारी लंका लगा देगा। क्वालिटी इंस्पेक्टर ने फाइल फेंकी और बोला, इस माल में 30% केमिकल कम है, ये दवाइयां लोगों की जान ले सकती हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो हम सब जेल जाएंगे। दोनों गुट आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे और मुंह से थूक उड़ रहा था। मैं मेन कुर्सी पर लेटा हुआ सोच रहा था, साला मेरी फूटी किस्मत, एक तो कंगाली में आटा गीला, सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी क्या? ये सीन तो ओरिजिनल बुक में था ही नहीं। क्या ये सिस्टम मनमर्जी से स्क्रिप्ट बदल रहा है? यहाँ तो लॉन्ग एओटियान भी नहीं है। तभी दरवाजा खुला और शू लिंगजियाओ अंदर आई। सब खड़े हो गए और बोले, गुड इवनिंग मैम। मैं हैरान रह गया, ये यहाँ क्या कर रही है? वो हाई हील्स खटखटाती हुई आई और मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। टेबल पर कोहनी रखकर वो मुस्कुराई और कड़क आवाज में बोली, चेंगवेन भाई, मुझे सब पता चल गया है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और मैंने सोचा, ये दवाइयां बाहर नहीं जानी चाहिए, इन्हें नष्ट करना होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि माल प्राप्त मार्केट में बेचो तो ये लड़की मेरे खिलाफ हो जाएगी और खुद माल रुकवा देगी, क्योंकि ये वैसे भी मुझसे नफरत करती है। इस बहाने हमारा झगड़ा हो जाएगा और मैं अपना पीछा छुड़ा लूंगा। भाई, मैं तो कतई जीनियस हूँ। ये सोचते ही मैं जोर से हंसा और बाहर से बोला, लिंगजियाओ, तुम्हें तो पता ही है कि इस माल को बनाने में बहुत खर्चा हुआ है। जड़ी बूटियां कम करने का आइडिया मेरा ही था। असर थोड़ा कम होगा पर कोई मरेगा तो नहीं ना? मैंने मन ही मन सोचा। अब मुझे गाली दे, चिल्ला मुझ पर और बोल कि माल बर्बाद करो। मैंने हाथ फैलाए और कहा, अगर माल रोका तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा और हमें भारी नुकसान होगा। मेरी मानो तो इस बात को यहीं दबा दो और माल मार्केट में सप्लाई कर दो। मैंने शू लिंगजियाओ की तरफ देखकर एक कमीनी मुस्कान दी और मन ही मन दुआ मांगी, प्लीज मेरा विरोध कर, चिल्ला मुझ पर, ताकि मैं तुझसे रिश्ता तोड़ सकूं। तू तो नेक डॉक्टर है ना, ये कैसे बर्दाश्त करेगी? शू लिंगजियाओ ने मेरे दिल की ये बातें सुन ली और उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो प्यार से बोली, चेंगवेन भाई, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ। ये सुनते ही मेरी मुस्कान गायब हो गई और मैंने पूछा, क्या बोला तुमने? उसने मेरे उड़े हुए चेहरे को देखा और जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, हाँ, फैक्ट्री को आपके जैसे समझदार मालिक की ही जरूरत है। 600 मिलियन का माल हम पानी में थोड़े ही बहा सकते हैं। थोड़े बहुत मरीज मर भी गए या उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो उनकी फूटी किस्मत, बीमार भी तो वो खुद ही हुए थे ना। चेंगवेन भाई, आपका क्या ख्याल है? कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैं इस फाइल पर साइन कर देती हूँ और ये माल 3 दिन के अंदर मार्केट में बिक जाना चाहिए। उसने सेक्रेटरी से पेन लिया और साइन करने ही वाली थी कि मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। उसने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ चेंगवेन भाई? मैं गुस्से से कांप रहा था और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, तुम तो डॉक्टर हो ना साली, तुम इतनी घटिया बात कैसे मान सकती हो? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी, तुम्हें तो मुझे गाली देनी चाहिए थी। मैंने अपना गुस्सा दबाया और कहानी को ट्रैक पर लाने के लिए कहा, लिंगजियाओ, सोच लो, ये दवा मरीजों की जान बचाने के लिए है। गलत दवा से हजारों लोग मर सकते हैं। शू लिंगजियाओ मुस्कुराई, मुझे सब समझ आता है भाई, थोड़े बहुत लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा पैसा वापस आना चाहिए। मैं साइन कर रही हूँ। जैसे ही वो साइन करने लगी, मैंने झटके से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसके हाथ से छीना और उसे टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया और सब भौचक्के रह गए। मैंने टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाया, अभी के अभी ड्रग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, ये सारा माल आके हवाले कर दो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की निगरानी में पूरा माल नष्ट होना चाहिए और कंपनी के अंदर जितने भी चोर छुपे हैं उनकी इंक्वायरी करो। जिसने भी जड़ी बूटियों में चोरी की है उसे नौकरी से निकालो और सीधे पुलिस के हवाले करो। पूरा रूम कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। प्रोडक्शन डायरेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, लू शाओ,
600 मिलियन का माल है। एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने उस पर फाइल फेंक कर मारी और चिल्लाया, निकल जा यहां से साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? ये दवाइयां लोगों की जान बचाने के लिए हैं, तुम्हारी जेबें भरने के लिए नहीं। अगर इस माल का एक बॉक्स भी बाहर गया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। आज के बाद अगर किसी ने भी दवाओं में हेरफेर करने की सोची तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगा, समझे? फिर मैंने घूमकर शू लिंगजियाओ को देखा और कड़क आवाज में पूछा, अब तुम क्या देख रही हो? शू लिंगजियाओ मुस्कुराई, पर इस बार उसकी मुस्कान में तसल्ली थी। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा बचपन जैसा नहीं रहा, गुस्सा होने पर कतई हैंडसम लगता है। वो बाहर से बोली, चेंग वेन भाई, जैसा आप कहें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा, साली, ये लड़की शुरू से ही नाटक कर रही थी। इसे पता था कि मैं माल बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या इसे मेरी शरीफ इमेज के बारे में पता चल गया था? अरे दीदी, मैं तो एक गुंडा हूँ जो लड़कियों को उठाता है। तुमने मेरे साथ गेम खेल दिया। कुछ तो गड़बड़ है भाई। दया, कुछ तो गड़बड़ है। शू लिंगजियाओ खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, चेंगवेन भाई, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। यहाँ का मैटर अब तुम संभाल लेना। और वो चली गई। शाम हो चुकी थी और शहर की लाइटें जल गई थी। लेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट लेंग किंगच्यू अपने केबिन में कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। आधे घंटे से उसने एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। वो बस सोच रही थी। मुझे अचानक उस लू शाओ के दिल की बातें क्यों सुनाई देने लगी? और उसने लॉन्ग एओटियान के बारे में जो भी प्रेडिक्ट किया था वो सच कैसे हुआ? वो लॉन्ग एओटियान से इतना डर क्यों रहा था? उस बंदे ने 3 साल तक मेरे पीछे भागने का जो नाटक किया, क्या वो सब झूठ था? लॉन्ग एओटियान के आते ही वो पीछे हट गया। तभी सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया और बोली, मैम, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। लेंग किंगच्यू होश में आई और बोली, ठीक है। उसे अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जैसे किसी चीज की कमी हो। पिछले 3 सालों से रोज इस समय एक कुत्ता विलेन तड़क भड़क सूट पहनकर हाथ में गुलाब लेकर उसके केबिन के बाहर खड़ा रहता था और घटिया शायरी मारता था। रोज वो उसकी हरकतों से परेशान होती थी और पूरे ऑफिस में उसका मजाक उड़ता था। पर आज वहां कोई नहीं था। खाली दरवाजा देखकर लेंकिंगचियो का दिल अचानक अजीब सा महसूस करने लगा। जब वो कॉरिडोर में चल रही थी तो उसकी हाई हील्स की आवाज बहुत गूंज रही थी। सेक्रेटरी फुसफुसाए, आज ऑफिस इतना शांत क्यों है? दूसरी सेक्रेटरी बोली, हाँ यार, आज वो लू शाओ नहीं आया ना, वरना वो तो गुलदस्ता लेकर कब से खड़ा रहता था और बकवास करता रहता था। लेंग किंगच्यू ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, अबे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? वो दोनों तुरंत चुप हो गई और सब लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लेंग किंगच्यू अंदर से चिढ़ी हुई थी और सोच रही थी, मुझे क्या हो गया है? मैं तो हमेशा चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहे। आज जब वो नहीं आया तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? बाहर गेट पर वो लड़की खड़ी थी जो रोज लू शाओ से फूल रिसीव करती थी। उसने लेंग किंगच्यू को खाली हाथ आते देखा तो वो भी हैरान होकर पीछे देखने लगी कि लू शाओ कहाँ है। लेंग किंगच्यू ने उसे देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई।